संसद हमले की प्रायोजित मॉक ड्रिल। नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूं कानपुर वार्ता पर। कल 13 दिसंबर को संसद में जो हंगामा हुआ उसे आतंकवादी हमला ही कहा जा सकता है। जिस तरह से कल 6 लोगों ने मिलकर संसद पर हमले का एक मॉक ड्रिल किया, जिसमें 2 लोग संसद के अंदर कूदे, उसे आतंकी हमला ही कहा जा सकता है। लेकिन इन लोगों की प्रोफाइल को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग कोई ट्रेंड आतंकी नहीं थे, बल्कि यह प्रायोजित लोग थे और इनको भेजा गया था। इसके लिए आप इसमें शामिल लोगों को देखें तो इसमें कुल 6 लोग शामिल थे। जो अब तक की जानकारी आई है उसमें से 2 को संसद के अंदर भेजा गया, 2 को संसद के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा गया, एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और एक जिसके यहाँ ये सारे लोग आकर के ठहरे थे। ये जो 6 लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, ये सभी 6 अलग अलग राज्यों से हैं। इनका अलग अलग राज्यों से होना, एक साथ एक व्यक्ति के घर में ठहरना, उसके बाद संसद में इस तरह से घुसना, और वह भी पूरी तरह लीगल, यह एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है और ऐसा संदेह पैदा करता है कि यह प्रायोजित था। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहला नाम जिस महिला का आ रहा है, नीलम आज़ाद। इस नीलम आज़ाद का राजनीतिक कनेक्शन देखिए। यह पिछले लंबे समय से सरकार और खास तौर से भाजपा विरोधी प्रदर्शन कर रही है। यह किसान आंदोलन में सम्मिलित हुई। यह जो रेसलर्स ने जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें सम्मिलित हुई। यह हरियाणा में कई इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुई और इसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों से कह रही है कि या तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए या आप INLD को दे सकते हैं, भाजपा को वोट मत दीजिए, भाजपा बहुत ही क्रूर पार्टी है। इस तरह से यह बात करते हुए देखी गई है। तो इससे स्पष्ट है कि उसका इरादा भाजपा को हानि पहुंचाने का था, ना कि जिस तरह की वह बात कर रही है कि वह बेरोजगार है या जो भी अन्य मुद्दे वो उठा रही है, वह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। उसकी उम्र 42 साल है। 42 साल की उम्र में वह बेरोजगार है। मेरा सवाल यह है कि जिस कांग्रेस के लिए वह इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रही है और तरह तरह के आंदोलनों में सम्मिलित होती है, तो उस कांग्रेस का राज 2004 से 2014 तक न केवल केंद्र में बल्कि हरियाणा में भी था। लड़की हरियाणा की रहने वाली है। अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय के बीच में इसकी उम्र 23 साल से लगभग 33 साल के बीच में रही होगी। नौकरी मिलने का सबसे अच्छा समय यही होता है। आमतौर पर जिन लोगों को नौकरी मिलती है उनको 25-28 साल की उम्र तक नौकरी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो 28 साल के अंदर अंदर नौकरी पा जाते हैं, और कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि लोगों को 30 साल या उसके बाद नौकरी मिलती है, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यह औरत 35 साल की उम्र तक इसने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। इसको सरकार से कोई तकलीफ नहीं थी।
ऐसा लगता है कि उस समय किसी नौकरी पर थी, और उसके बाद जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो इसको नौकरी से बाहर कर दिया हो। इसकी बातचीत कुछ इस तरह की लगती है। जो दूसरे लोग सम्मिलित हैं उनमें, जो संसद में जो 2 लड़के गए, उसमें से एक लड़का लखनऊ का रहने वाला है, बैटरी रिक्शा चलाता है। घर की हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटरी रिक्शा चलाता है तो कितना मजबूत परिवार होगा आर्थिक रूप से। ज़ाहिर-सी बात है कि आर्थिक रूप से वो परिवार बहुत मजबूत नहीं होगा, अपनी दाल-रोटी ही चला रहा होगा। बताया जाता है कि लड़का कुछ समय पहले तक बंगलौर में था। बंगलौर में कुछ काम करता था, क्या करता था पता नहीं। उसके घरवालों का कहना है कि अभी कुछ समय पहले तक बंगलौर में था और अभी लौट कर आया है लखनऊ में, ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा चलाता है। दूसरा लड़का जो कर्नाटक से है, यह शायद इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। उसके पिता ने बताया है कि जो मैसूर के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनको वह जानता है। कल सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो देखा था तो उसमें बहुत सारे किताब, साहित्य आप कह सकते हैं, बहुत सारा साहित्य उसके घर से बरामद हुआ, जो कि पूरी तरह से दुनिया भर में फैले हुए वामपंथियों द्वारा लिखा गया है। तो ये जो वामपंथी हैं, इन्होंने लोगों के दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर रखा है कि इस लड़के ने यह नहीं सोचा, ये लड़का बीटेक है, और इसने यह नहीं सोचा कि संसद के अंदर घुसकर इस तरह की, भले ही वह स्मोक बम ही लेकर के गया था, इस तरह की हरकत करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। इसे आतंकी गतिविधि में सम्मिलित किया जाएगा, सरकार उस पर यूएपीए भी लगा सकती है, और यूएपीए अगर उसके ऊपर लग गया तो क्या इसको नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं सामने जो बहुत ज़्यादा संदेह उत्पन्न करती हैं, और लगभग यह साबित करती हैं कि जो यह मॉक ड्रिल हुई, मैं तो इसे मॉक ड्रिल ही कहूँगा, जो यह आतंकी घटना की मॉक ड्रिल हुई, उस मॉक ड्रिल को या तो विपक्ष या विपक्ष की किसी पार्टी द्वारा पूरी तरह से प्लान किया गया था। अब इसमें से आप देखिए, सबसे पहली चीज कि ऐसा माना जाता है कि जिस समय संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो उसमें ज़्यादातर समय कैमरे, माना जाता है या यह प्रचारित है कि ज़्यादातर समय कैमरे या तो जो वक्ता बोल रहा होता है उसके ऊपर फोकस होते हैं, या जो पीठ पर बैठा पीठासीन अधिकारी होता है उसके ऊपर होते हैं, या फिर जो सत्ता पक्ष का हिस्सा है उस पर होते हैं। लेकिन इन लड़कों ने कूदने के लिए जो जगह चुनी वह संसद का वह हिस्सा था जिस ओर विपक्ष बैठता है, तो ये लड़के विपक्ष की तरफ कूदे। पहला संदेह यहाँ से उत्पन्न होता है कि क्या उन लड़कों को इस तरह का कुछ कहा गया था कि आप इस तरफ अगर जाएंगे तो आपके साथ हाथापाई नहीं होगी, या जो भी उनको समझाया गया हो। दूसरा, उसके बाद एक नैरेटिव चलाया गया कि संसद में एक सांसद वह सीना तान कर खड़ा रहा। हालांकि इस पर मेरा मत थोड़ा अलग है, लेकिन मैं अगर उनके नैरेटिव को ही लेकर के चलूं तो आखिर वह सांसद सीना तान कर क्यों खड़ा रहा? क्या उसे पता था कि जो लोग आए हैं वह आतंकवादी नहीं हैं? क्या उसे पता था कि ये लोग संसद के अंदर कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं? आखिर वह एक जगह पर मूर्त रूप हो करके एक ही स्थिति में इतनी देर तक कैसे खड़ा रहा, जबकि पूरे संसद में सारे सांसदों के बीच में अफरा तफरी थी। कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे या हट रहे थे, कुछ लोग उन लड़कों को घेर रहे थे जो संसद में कूदे थे, लेकिन एक सांसद वह सीना तानकर खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? इसके बाद इसमें शामिल
जो लोग हैं, 6 के 6 लोग, इन लोगों के नामों को लेकर एक बड़ा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अगर ये नाम उर्दू होते तो क्या होता, इसे आतंकवादी घटना बता दिया जाता। यह आतंकवादी घटना का ही मॉक ड्रिल है, इसे आतंकवादी घटना ही कहा जाना चाहिए और इनका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से किया जाना चाहिए। इस घटना में जो 6 लोग सम्मिलित हुए, उन 6 लोगों में सभी का हिंदू होना यह बताता है या यह संदेह उत्पन्न करता है कि यह घटना प्रायोजित थी, प्लान्ड थी। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कि यह महिला जो नीलम आजाद इसमें सम्मिलित थी, यह घोषित रूप से भाजपा विरोधी महिला है। सभी जानते हैं, जो इसकी पृष्ठभूमि को जानने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि यह घोर भाजपा विरोधी है। यह तरह तरह के सरकार विरोधी आंदोलनों में सम्मिलित रही है। घोषित रूप से इसने भाजपा सरकार को हरियाणा से हटाने का और केंद्र से हटाने का बयान दिया है, और इस महिला का भी संसद के विजिटर गैलरी में जाकर बैठने का पास इशू था। 4 पास इशू कराए गए थे। जो 4 लोग पकड़े गए हैं, इन चारों लोगों के पास इशू थे, और ये पास किससे इशू कराए गए, पास कैसे इशू होते हैं, यह शायद सबको ना पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं होती है। सांसद एक बड़े क्षेत्र का, लगभग 18-20 लाख के मतदाता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और यह बहुत कठिन है कि कोई सांसद अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जानता हो। लेकिन जब किसी सांसद के पास उसके क्षेत्र से कोई रिक्वेस्ट आता है संसद की कार्रवाई देखने के लिए, विजिटर गैलरी के लिए, तो उस सांसद के लिए यह बड़ा मुश्किल होता है कि वह उस व्यक्ति को मना कर दे। उसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं, उसको डर होता है। तो जो मैसूर वाला लड़का है, उसने पास इशू कराए। चारों के पास कैसे इशू कराए, क्या सोर्स लगाया, यह भी एक देखने वाली बात होगी। और यह पास भाजपा सांसद से इशू कराए गए। जिस भाजपा सांसद से यह पास इशू कराए गए हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं वह लगातार बता रहे हैं कि वह बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। गलती किसी से भी हो सकती, हो गई होगी, लेकिन संसद का पास इशू करना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना यह है कि पास इशू कराने के लिए, और ख़ासतौर से नीलम राज जैसी लड़की का पास जो इशू कराया गया, वह भाजपा सांसद से, यह दिखाता है कि घटना के पीछे कितनी ज़्यादा प्लानिंग की गई थी। इसके बाद एक बड़ी चीज़ जो आती है सामने, वह यह है कि जो स्मोक बम संसद के बाहर चलाए गए, क्या वही संसद के अंदर चलाए गए? अगर संसद के अंदर वही स्मोक बम चलाए गए तो यह बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि संसद के बाहर जो स्मोक बम चलाए गए हैं, उनका साइज लगभग 5-6 इंच का है लंबाई, और चौड़ाई भी अच्छी खासी मोटी है। आई थिंक 1-1.25 इंच के आसपास उसकी चौड़ाई है। तो इतने बड़े साइज का बम जूते में छिपा कर ले जाना, यह लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप जूते के अंदर कोई 5 इंच मोटा, 5 इंच लंबा और 1-1.5 इंच मोटा कोई चीज रख करके देखिए, क्या आप उसके अंदर अपना पैर रख पाएंगे? क्या आप
इस तरह से उसको लेकर के जा सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों के पास वह बम पहुंचा, वह निश्चित रूप से एक संदेह उत्पन्न करता है। वह दिखाता है कि शायद बम वह खुद लेकर के नहीं गए थे, बल्कि वह बम किसी अन्य माध्यम से उनको संसद के अंदर उपलब्ध कराया गया। इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। इन सब संदेहों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से प्लान्ड था। न केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी, बल्कि इससे संसद के अंदर और देश के अंदर एक अविश्वास, एक दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। और कानपुर वार्ता में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।